हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के एक विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विकास की दिशा। शारीरिक और क्रियात्मक विकास दो दिशाओं में होता है। एक दिशा है सिर से पैर की दिशा। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में संरचना और प्रकार्यों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में होता है। तत्पश्चात धड़ में यह सुधार होता है और अंततः सुधार टांगों वाले क्षेत्रों में होता है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व यानी जन्म से पूर्व तथा प्रसवोपरांत यानी जन्म के बाद विकास दोनों में लागू होता है। यह देखा गया है कि भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ और तदोपरांत टांगे विकसित होती है। वस्तुतः गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की पूरी लंबाई का आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर के शेष हिस्सों का विकास साथ साथ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से विकसित होता है। तो इसमें कहने का जो हमारा अर्थ है वो ये है कि जो हमारा हेड होता है, जो सिर होता है हमारा, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अधिक तेजी से होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो बाकी बॉडी होती है, उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। बट जो हमारा हेड है, जो हमारा शरीर है, जो मस्तिष्क है, उसका जो ग्रोथ है, जो स्पीड है उसकी, वो बहुत ही जल्दी होती है, तेज होती है। विकास की दिशा के संदर्भ में यह बताना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित तो होते हैं, परंतु उनके विकास की दर तीव्र गति से विकसित होने वाले हिस्से की अपेक्षा धीमी होती है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। अब इसमें ये क्या कहता है कि जब हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप हो रही है तो कुछ हिस्से तो बहुत ही तेज गति से डेवलप होंगे, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तीव्र गति से होगी। जैसे हमारा जो सिर है, सिर के कंपैरिजन में अगर बाकी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वो धीरे धीरे विकसित होंगे। तो उनकी जो गति होगी, जो उनकी स्पीड होगी, उनके ग्रो होने की, डेवलप होने की, वो अलग अलग होगी। अगर सिर की गति ज़्यादा है, जैसा पहले भी बताया है, तो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो ग्रोथ की गति है वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू जो हमारा सिर वाला हिस्सा है। ओके, तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। अतः प्रसव पूर्व काल में चूंकि सिर का हिस्सा तीव्रतम गति से विकसित हुआ था, तो स्वाभाविक ही है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यह ज़्यादा विकसित होगा। जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जन्म के पश्चात धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके पश्चात बाहों और टांगों की वृद्धि की दर तीव्र होती है। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर के विभिन्न भागों के आकार में वृद्धि पर ध्यान दें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल 2 गुना होता है, जबकि शरीर के निचले भागों को वयस्क आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई में 3 गुना, बाहें एवं हाथ लंबाई में 4 गुना और टांगे एवं पैर लंबाई में 5 गुना बढ़ते हैं। तो इसमें देखो क्या कहता है कि देखो जो सिर का हिस्सा है वो सबसे पहले विकसित हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही तेज गति से विकसित होता है। तो जब जन्म हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो सिर होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ओके, क्योंकि सिर सबसे पहले डेवलप हुआ था, उसकी गति बहुत ही ज़्यादा थी उसके वृद्धि की, ठीक है, जिस कारण से जब जन्म होता है तो जो सिर होता है वो बड़ा होता है बाकी हिस्सों के मुकाबले में। ओके, तो जन्म के बाद क्या होता है कि जो धड़ होता है हमारा, जो बाकी बॉडी होती है, उसकी वृद्धि बढ़ जाती है और जो सिर का सज होता है फिर वो नॉर्मल लगने लग जाता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि किसी का सिर बड़ा ही रह गया और बाकी बॉडी पार्ट छोटे से रह गए। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, परिपक्व यानी मैच्योरिटी की तरफ जाता रहता है, उसकी जो बॉडी होती है फिर वो उसी तरह से ग्रो करनी, डेवलप करनी शुरू हो जाती है। ओके, अब इसमें इसने क्या कहा कि
जन्म से परिपक्व होने तक जो सिर का आकार है वो केवल 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है, जबकि जो शरीर के निचले भाग होते हैं उनको वयस्काकार प्राप्त करने के लिए अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सिर होता है उसकी वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ होती है जो तीव्र गति से होती है। और जन्म के बाद क्या होता है कि जो हमारी बाहें होती है, जो आर्म्स और लेग्स होती है, उसकी जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। और जैसे जैसे बॉडी हमारी मैच्योरिटी की तरफ जाती है, हमारा परिपक्व होने लग जाती है, तो बाकी के जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, जैसे हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उनमें मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उनको पूरी तरह से वयस्क आकार लेने में। ओके, तो आगे बात करते हैं इसमें। क्रियात्मक विकास भी सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती है, जिसके फलस्वरूप आंखों और चेहरे की गतिविधियां नियंत्रित होती है। तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित होती है, बाद में धड़ और बाजू और अंत में टांगों की मांसपेशियों पर नियंत्रण हो पाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि बैठ पाने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व बच्चे पहले सिर को टिकाना सीखते हैं और चलना सीख पाने से पहले बैठने योग्य हो जाते हैं। तो इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, कोई छोटा बच्चा होता है तो पहले उसका जो सिर होता है बहुत ज़्यादा हिलता है, वो अपने जो हेड होता है उसको एक जगह फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, उतना परिपक्व नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो अपना जो हेड होता है, जो सिर होता है, उसको टिकाना सीखता है एक जगह। उसके बाद अब वो डायरेक्ट चलना शुरू तो नहीं करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, रेंगना शुरू करता है। ठीक है, पलटना शुरू करता है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, उसके बाद वो चलता है। चलने वाली जो क्रिया है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दशा है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी विकास की प्रगति बहिर्गामी, अंदर से बाहर की ओर होती है। इसका जो चित्र है, जो इमेज है, वो आपको अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है। जो अंग और मांसपेशियों शरीर के अक्ष के नज़दीक होती है वे सबसे पहले विकसित होती हैं, और जो अक्ष से दूर होती है वे बाद में विकसित होती हैं। जन्मपूर्व सिर, सुषुम्ना, हृदय और उदर जो शरीर के मध्य में होते हैं पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें व टांगे जो कि अक्ष से दूर होती हैं बाद में विकसित होती है, और उंगलियां व पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं सबसे अंत में विकसित होते हैं। यह सिद्धांत क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सबसे पहले बालिका कंधों की मांसपेशियों का, अब देखो इसमें क्या कहता है कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दिशा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। मध्य से बाहर की ओर होती है। ठीक है, मध्य यानी हमारा जो हार्ट है। अब हार्ट के नज़दीक जितने भी अंग होंगे, जो मांसपेशियां होगी, वो जल्दी डेवलप होगी। ओके, जैसे सबसे पहले जैसे सिर होता है हमारा, जो जन्म पूर्व सबसे पहले डेवलप हो जाता है, सुषुम्ना होता है, हृदय और उदर होता है जो शरीर के मध्य में होते हैं, वो पहले विकसित होते हैं। ठीक है, हृदय यानी हमारा जो हार्ट होता है, तो वो चीज़ें सारी पहले विकसित यानी पहले डेवलप्ड हो जाती है। अब जो हमारी बाहें और जो टांगे होती है वो हमारे जो सेंटर पॉइंट है ना, मध्य है, वहाँ से दूर होती है, तो वो चीज़ें लेट हमारी विकसित होती है। जैसे पहले हमारी जो बाजू होती है, जो बाहें होती है, वो विकसित होती है, उसके बाद जो हमारी टांगे होती है वो विकसित होती है। अब जैसे हाथ की उंगलियां होती है वो बाद में विकसित होगी, उसी तरह से जो हमारी पैरों की उंगलियां, वो पंजे है, वो सबसे लास्ट में जाके विकसित होंगे। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसमें देखो, पहला जो हमारे पिक्चर है केंद्रीय कक्ष। केंद्रीय कक्ष क्या, जो बॉडी पार्ट्स हमारे बिल्कुल सेंटर में है, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर से बाहर की ओर डेवलप होगी चीज़ें, जैसा आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हो। देखिए, मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए बाहों को नियंत्रण रूप से हिला पाती है। ये मांसपेशियां अक्ष के पास होती हैं। धीरे धीरे बालिका कोहनी की मांसपेशियों, तत्पश्चात कलाई की, और सबसे अंत में उंगलियों की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाती है। यदि आप शिशु को किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखें तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 3 महीने की बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए अपनी पूरी बाह का प्रयोग करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, वह पास पड़ी वस्तुओं तक पहुंचने के लिए केवल कोहनी का प्रयोग करती है।
इसी प्रकार एक वस्तु उठाने के लिए बालिका पहले पूरे हाथ का प्रयोग करती है। वस्तु को केवल उंगलियों से उठाना वह बाद में सीखती है। इससे स्पष्ट है कि बालिका उंगलियों के मांसपेशियों जो शरीर के सिरे पर होती हैं के प्रयोग से पहले कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करती है जो मध्य के पास होती है। इसी प्रकार बालिका पंजों पर नियंत्रण से पहले अपनी टांगों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाती है। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि बालिका सबसे पहले शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे कि कंधे में तालमेल कर पाती है क्योंकि वे मध्य के समीप है, और इसके बाद ही छोटी मांसपेशियों में तालमेल करती है जैसे उंगलियों और पंजों जो सिरे की ओर होते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको जो ये पिक्चर्स अभी दिखाए थे, विकास के दोनों सिद्धांत सिर से पैर और मध्य से सिरे की ओर दर्शाता है। तो इसमें ये कहता क्या है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं मध्य से नज़दीक होती है, जो मध्य के नज़दीक होती है, पहले वो डेवलप्ड होती है। उन चीज़ों को हम पहले यूज़ करना सीखते हैं। उसके बाद जो हमारे मांसपेशियां मध्य से दूर होती है, जो सिरों पर होती है, उनको हम बाद में यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम कंधे को यूज़ करना सीखते हैं, उसके बाद हमारी जो कोहनी होती है, उसके बाद कलाई, और लास्ट में हमारी जो उंगलियां होती हैं। तो अब इस तरह से समझो, देखो जितनी भी अंग और मांसपेशियां हमारी मध्य के नज़दीक होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा जल्दी वो विकसित होंगी, उनमें ज़्यादा ताकत होगी। उसके बाद जो दूर की हमारी मांसपेशियां होगी, जो अंग होंगे, वो उसके बाद विकसित होंगे, बट उनमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होगी। देखो अगर हमारा कंधा है, कंधे और उंगली में हम बात करें तो कंधा हमारा ज़्यादा मजबूत होगा, कंधा ज़्यादा वजन उठा पाएगा एज कम्पेयर टू हमारी उंगली। ओके, तो ये बातें आप समझ पा रहे हो। इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया था। एक जैसे बालिका की ये बात करें कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, मान लो उसकी उम्र इसमें 3 महीने बताई गई है, तो 3 या 4 महीने की जो बालिका होगी, जो शिशु होगा, ठीक है, तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी पूरी बाजू है, पूरी आर्म है ना, उसका प्रयोग करेंगे ताकि वो उस चीज़ को पकड़ पाए। बट जैसे जैसे वो लोग बड़े होंगे, उनके जो बॉडी पार्ट है वो भी मैच्योर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो लोग बड़े होंगे तो चीज़ों को ग्रैब करने की उनकी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे वो पूरी बाजू का प्रयोग कर रहे थे, फिर वो उस चीज़ को अपनी जो कलाई है उसकी मदद से उठा पाएंगे या उंगली की मदद से ही उठा पाएंगे। ओके, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि विकास की दिशा क्या होती है। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।